बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाज़रीन, आज जिन 3 अहम खबरों पर बात करेंगे उसमें सबसे बड़ी खबर सियासी जिसे कहते हैं वो सियासी है, और वो खबर है निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री अभी तक मौमा बनी हुई है। जबकि दूसरी खबर चीन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सी पैक की 10 साला तकरीबात के सिलसिले में पाकिस्तान के दौरे पर है, उस पर बात करेंगे। उसके कितने असरात होंगे आने वाले दिनों में सी पैक पर, सी पैक के सेकेंड फेज़ पर। तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ के बाजोड़ का जो दहशतगर्दी का वाक़या है। उससे पहले बात करते हैं निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर। निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर हमें नज़र आता है कि जो बिग 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF, इनके दरमियान जो है बातचीत चल रही है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी गुज़िश्ता रोज़ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी है। MKM इस पर क्या ओपिनियन रखती है अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा डिस्प्यूट जो है वो बड़ी 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इत्तफ़ाक़ राय अगर अभी तक नहीं हो रहा तो इन 2 बड़ी पार्टियों के दरमियान नहीं हो रहा। हमारी मालूमात के मुताबिक हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर और सेनेटर निसार खोड़ो साहब। खोड़ो साहब, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इत्तफ़ाक़ राय नहीं कर पा रही केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के मामले पर? देखें, अब आप माहौल को खामखा गरमा रहे हैं। आप हमें नाम दे के आप हमें नाम दे का टर्म बढ़ जाएगा। अच्छा, ठीक है। एक सेकंड, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब सुनने दें। जी जी। पहले कहा गया कि जी असेंबलियों का टर्म बढ़ा दिया जाएगा 1 साल के लिए। वो प्रोपेगेंडा करने वाले चुप हो गए क्योंकि असेंबली की तहलील हो रही है। फिर किसी ने कह दिया कि जी हमें तो 24 में भी इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। अभी असेंबली खत्म हो रही है और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का टाइम आ रहा है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने की अथॉरिटी है, सही, और वो सोल अथॉरिटी है। अभी वो प्रेसिडेंट के पास जो पावर होते थे वो अब इलेक्शन कमीशन के पास है। सही। तो इसलिए उसको पता है कि इलेक्शन 90 दिन में होने हैं। अगर 2-3 दिन पहले डिसॉल्व हो जाती है असेंबली, और 60 दिन में होने अगर पूरे टाइम पर असेंबली तहलील हो जाती है। सही। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। नहीं, केयरटेकर इलेक्शन कमीशन फुल ऑथराइज्ड है। खोड़ो साहब, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर पे एक मिनट मैं अर्ज कर रहा हूं सर। देखें, हमारा मौक़िफ़ था कि कोई न्यूट्रल इंसान को ढूंढा जाए। मैं अपने पार्टी का कोई ओहदेदार दूंगा तो वो न्यूट्रल नहीं कहलाएगा। सही। और अगर PMLN भी कोई ओहदेदार देती है अपना, और जैसे कुछ दिन पहले चली थी इसाक डार साहब की बात, तो वो सिटिंग सेनेटर है PMLN का। तो क्या दूसरे लोग हमारे रजा रब्बानी को मान लेंगे? बिल्कुल सही कहा, दुरुस्त का नहीं मानेंगे। इसलिए न्यूट्रल लोग होने चाहिए। अच्छा खोड़ो साहब, आपकी नजर में और आपकी जमात की नजर पाकिस्तान में मुख्तलिफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ तजुर्बे किए गए। लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम मुस्तफा जतोई, उसको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया 90 में। सही। बलक शेर मजारी साहब किसी जमात के नहीं थे लेकिन उनको बनाया गया, लेकिन थोड़ी देर के लिए फिर इंपोर्ट किया गया मुइन कुरैशी साहब को। सही। तो इस बार खोड़ो साहब ऐसा मेराज खालिद साहब जो स्पीकर थे असेंबली के, उनको बना दिया गया। मोहम्मद मियां सुमरो साहब बने पॉलिटिकल शख्सियत, उसको नॉमिनेट किया गया वज़ीर आज़म। बिल्कुल ठीक है। तो खोड़ो साहब इस बार पाकिस्तान मोहम्मद मियां सुमरो साहब, लेकिन खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजर में ऐसा कौन सा शख्स या ऐसा कौन सा ऑफिसर, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, जज, टेक्नोक्रेट, कौन न्यूट्रल हो सकता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तजवीज करे वजीर आजम के लिए? देखें साहब, ये जब पार्टी की लीडरशिप का मामला हो, जब पार्टी के लीडरशिप ने एग्री करना हो, तो मैं नाम बताने से कासिर हूं। सही। मेरे पास नाम नहीं है। ठीक है। एक प्रिंसिपल उसूल है कि जी एक न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे तो हमारे काफी तजुर्बे बुरे भी रहे।
काफी नहीं, अक्सरियती तजुर्बे खोड़ो साहब हमने देखा केयरटेकर के मामले में बुरे ही रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है इस एतराफ को करने में। आपने कहा कि मामलात अब पार्टी की लीडरशिप की सतह पर है, नाम आपके पास नहीं हो सकता, और यही सूरत हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी है। लेकिन एक सवाल का अगर आप जवाब दें, आपके ख्याल में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस पॉइंट पे है कि पीएमएल-एन चाहती है कि पॉलिटिकल पार्टी से कोई शख्स हो, पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो सियासी जमात का कारकुन ना हो? देखें, दोनों जमातें ये चाहती हैं कि कोई सियासी कारकुन हो, कोई सियासी बंदा हो, रिटायर्ड सियासी बंदा हो। इस तरह की बात है। पीएमएल-एन ने भी ये नहीं कहा कि हमारा ओहदेदार होना चाहिए, सही, और पीपुल्स पार्टी ने भी नहीं कहा कि हमारा ओहदेदार होना चाहिए, सही। तो न्यूट्रल ढूंढने की कोशिश हो रही है। नाम होंगे जरूर दोनों तीनों जमातों के पास, ठीक। तो खोड़ो साहब की नजर में वैसे कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, एक मिनट, आईनी तौर पर तो शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज, ये दो अशखास हैं जिनका बैठना जरूरी है। बिल्कुल। उनके पास दूसरी जमातों के लोग नाम देते होंगे, लेकिन राजा रियाज साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, हाँ, और शहबाज शरीफ साहब जो लीडर ऑफ द हाउस है, सही, इन दोनों के बीच में कोई मुत्तफिका राय होनी है। खोड़ो साहब वो उसका नाम अनाउंस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जिसका काम सिर्फ ये होगा, जिसने डे टू डे अफेयर्स चलाने, ये होगा कि इलेक्शन कमीशन की मदद को आए। बिल्कुल ठीक है। खोड़ो साहब आपके इलेक्शन कमीशन की मदद को भी आए। बिल्कुल ठीक है। खोड़ो साहब मेरा एक सवाल लीजिएगा, आपके ख्याल में कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं पैदा हो जाएगी कि राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब में इत्तफाक ना हो और मामला पार्लिमानी कमेटी और इलेक्शन कमीशन तक चला जाए? तो ये भी आईनी पोजीशन है, इसमें भी आइन के मावरा कोई बात नहीं हो रही। तो अगर ये दोनों किसी एग्री पर नहीं आते, बात पे नहीं मुत्तफिक होते, तो पार्लिमानी कमेटी है, फिर इलेक्शन अथॉरिटी है, इलेक्शन कमीशन भी है। सही। पार्लिमानी कमेटी भी अगर किसी पे मुत्तफिक नहीं होती तो इलेक्शन कमीशन भी है। अच्छा खोड़ो साहब, एक और अहम नुक्ता हम देखते हैं, गुज़िश्ता 48 से 72 घंटों में जिस तरीके से कानून साजी हो रही है, हुकूमती इत्तेहाद को सेनेट में भी सेटबैक का सामना करना पड़ता है। कभी रजा रब्बानी साहब नाराज होकर चले जाते हैं, कभी मौलाना फजलुर रहमान की जमात जो है ना, कामरान मुर्तजा और मौलाना गफूर हैदरी खड़े होकर हाथ खड़े कर देते हैं कि हम इस कानून साजी के साथ नहीं है। तो उजलत में ये इत्तेहादी हुकूमत का मुत्तफिका फैसला है या पीएमएल-एन जो है वो बिल्डोज कर रही है इत्तेहादियों को? देखिए, बात सुने, जब इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो सकती है, वो भी इलेक्शन करने से पहले होगी। इलेक्शन होने से पहले इलेक्टोरल लॉज में, इलेक्टोरल रूल्स में तरमीम भी होनी ही थी। सही। इक्का दुक्का जो वाकयात हो रहे हैं दहशतगर्दी के बारे में, उनके ऊपर भी असेंबलियों ने ही कुछ ना कुछ तो बोलना है ना। बिल्कुल ठीक है। तो आप समझते हैं कि ठीक लेजिस्लेशन हो रही है? इतवार के दिन कर दिया। आप समझते हैं कि लेजिस्लेशन ठीक हो रही है? देखें, लेजिस्लेशन करना, बाबा, लेजिस्लेशन करना असेंबलियों का फर्ज बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है। चंद दिन पहले भी बात आई थी कि जी बहुत तेजी से बहुत सारे कवानीन बने, और कवानीन बनाना बुरी बात नहीं है। जब असेंबली कोई चीज पास करती है तो बुरा हम नहीं कह सकते उसको। बिल्कुल ठीक है। ये अवामी मुफाद की चीजें होती हैं जो असेंबली में बिल की तौर पे आती हैं और वो पास होती हैं। सही। हमने देखा है जमाना के एक दिन में 30 बिल पास हुए थे। खोड़ो साहब, लेकिन एक चीज हमें ये भी 30 बिल पास हुए थे। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल की हिमायत कर रही होती है और रजा रब्बानी साहब वॉकआउट कर जाते हैं। तो इसका मतलब है आपने रजा साहब को एतमाद में नहीं लिया होता, या रजा साहब उस आपकी जो डिसीजन होती है उसे मानने को तैयार नहीं होते? ये जमहूरियत है, इसी को जमहूरियत कहते हैं। सही। अगर कोई रजा साहब को कोई राय देनी है तो वो राय देने का हक तो रखता है ना। बिल्कुल ठीक है। वैसे तो रजा रब्बानी साहब ने जब मिलिट्री कोर्ट्स स्टैब्लिश हो रही थी तो पार्टी का हुक्म मानते हुए उन्होंने वोट दिया था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बार कानून साजी में वॉकआउट भी किया। ये जमहूरियत में यही है। सिर्फ रजा रब्बानी का नाम क्यों ले रहे? आप
रजा रब्बानी साहब का नाम सिर्फ क्यों ले रहे हो? जमाते इस्लामी शेरी रहमान साहबा का भी नाम ले लो ना। सही। मुस्लिम लीग नून से भी कुछ लोगों का नाम ले लो, JUI से भी कुछ लोगों का नाम ले लो। उन्होंने वॉकआउट नहीं किया, रब्बानी को निशाना बनाने की जरूरत नहीं है। खोड़ो साहब, उन्होंने वॉकआउट नहीं किया जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं। अरे बाबा, एतराज किया ना। ठीक सर जी, उन्होंने एतराज किया, इसकी वजह से उसको बिल को ड्रॉप किया गया। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और निगरान वजीर आजम के मामले पर अपनी राय और अपनी जमात का मौक़िफ़ हमारे सामने रखा। इस वक्त हमारे साथ हैं MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपके सामने दो अहम सवाल रखना चाहूँगा। एक तो आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो अपनी जगह पर अहमियत का अमल है, आपकी जमात ने और आप लोगों ने, लेकिन केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के मामले पर आप से कोई मशावरत कर रही है वफाकी हुकूमत, या फिर आप भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरह ही नजरअंदाज है? हमें वजीर आजम साहब ने खुद दावत दी थी कि केयर टेकर हुकूमत के क़याम से लेकर इंतखाबात के इनेकाद तक, और उसमें पुरानी मरदमशुमारी पर कोई तय नहीं हुआ कि पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात होंगे। इसका मतलब इस बात के बड़े रोशन इम्कानात हैं कि नई मरदमशुमारी का ऐलान भी होगा और उसके मुताबिक हल्का बंदियां होंगी और उसके मुताबिक इलेक्शन होगा। तो डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, सिर्फ मेरा सवाल इस पे ले लें। आप कह रहे हैं कि वजीर आजम ने आपको ये यकीनदानी करवा दी है कि पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात नहीं होंगे? वजीर आजम साहब ने ये यकीन दहानी कराई है, जो होगा वो आपकी मशावरत से होगा। आप हमारे अहम इत्तेहादी हैं, आप हमारे तवीलुल मुद्दत जो है वो इत्तेहादी हैं, और हर मामले पर आपसे मशावरत लाजमी है। लिहाजा पुरानी मरदमशुमारी पर कोई फैसला नहीं हुआ इंतखाबात का। इसका मतलब इस बात के रोशन इम्कानात है कि नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात होंगे और होने चाहिए। सही। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को फिर नहीं लगता कि मामला नवंबर से आगे चला जाएगा इंतखाबात का? ये असल में वो जो एक डेविल्स एडवोकेट है ना, वो ये लगा हुआ है, इसमें खामखाई शक व शुबे की गुंजाइश निकलता है। अरे भाई, हम सारा बंदोबस्त कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी से मेरा वक्त जब मिला था मेरी सरबराही में, वोटर लिस्टों में जो बेज़ाब्तगियां थी कि हमारे 30% वोट ना आर्जी पते पे ना मुस्तकिल, उसको ठीक कराने के लिए, तो उनसे मेरी बात हुई थी। ये हल्का बंदी, उन्होंने कहा हमें 4 महीने चाहिए हल्का बंदियों के लिए। मैं समझता हूँ कि 3 महीने तो निगरान हुकूमत के मिल ही रहे हैं। सही, आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। और 3 यानी 90 दिन तो मिलेंगे। तो जब 90 दिन मिल रहे हैं तो यार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दिन रात काम करे तो 15 दिन कम कर दें, 3.5 महीने। आप कह रहे हैं 90 दिन को 100 दिन कर लें और इलेक्शन 100 दिन बाद करवा दें, लेकिन बहुत फारूक भाई, अच्छा देखिए, ये दोनों आईनी जरूरत है, 90 दिन में कराना, और अगर मरदमशुमारी के नताइज का ऐलान हो जाए बिल्कुल तो फिर ये कि नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन हो। दोनों तरफ दोनों चीजें हो सकती है, ना हिंग लगे ना फिटकरी और रंग चौका, तो मेरे भाई इसमें क्या कयामत आए। चले, अच्छी बात है, ये आपका ओपिनियन है और आपके इत्तेहादियों ने इसे मानना या मुस्तरद करना है, हमारे तो इख्तियार में नहीं है, इत्तेहादियों के इख्तियार में। लेकिन एक सवाल करूंगा कि जो 5 नाम जेरे गौर हैं केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए, आप लोग पाकिस्तान के माशी अब कराची के स्टेक होल्डर हैं, तो वजीर आजम ने किसी नाम पे कोई मशावरत की है या MQM समझती है कि कराची से किसी निगरान प्राइम मिनिस्टर का नाम प्रपोज करना चाहती है? ये इनफॉर्मली तो हमारे राब्ते हैं और ये हर मौजू पे बात हो रही है, चाहे वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर की तकर्री हो और इसके अलावा कोई और मुताल्लिका इशूज, वो तो हमारे मुसलसल मशावरत चल रही है। लेकिन बाकायदा हमें बैठना है, बिल्कुल ठीक है। हतमी फैसले से पहले हमारी राय की अहमियत है। हमारे सामने कुछ नाम आए हैं, कुछ नाम हमने भी प्रपोज किए हैं जो सबके जेरे गौर होंगे इंशाअल्लाह ताला, और जो अच्छा बेहतर नाम जिसकी गैर जानिबदारी पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का इत्मीनान हो, ज्यादा फरीक़ैन। फारूक भाई, एक जगह पे आप मेन स्टेक होल्डर भी बन गए। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर की स्लॉट आपके पास आ गई है, तो कराची से कोई उर्दू स्पीकिंग चीफ मिनिस्टर MQM जो है नॉमिनेट करेगी, और अगर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तफाक राय ना हुआ तो पार्लिमानी कमेटी और इलेक्शन कमीशन का चांस लेगी MQM? एक अच्छा करियर रखने वाला कोई सियासी पाकिस्तानी हो जो सिंध में रहता हो, कराची में या सिंध में,
और या फिर ये कि कोई रिटायर्ड अच्छा ब्यूरोक्रेट हो या कोई रिटायर्ड जज अच्छा हो, तो हम हमारी ये थोड़ी है कि हम उर्दू स्पीकिंग ही को नामजद करें। सही। कोई जबान बोलने वाला भी हो, गैर जानिबदार हो और उसका एक अच्छा करियर रहा हो, जो इम्पैकेबल इंटेग्रिटी वाला हो और उसके साथ ये चले उर्दू बोलने वाला लफ्ज निकाल के कराची का रिहायशी हो। देखें, कराची का रिहायशी हो, लाड़काना का हो, सही, लेकिन ये कि वो ज्यादा काबिल कबूल हो और उसका एक ऐसा माजी हो जो ज्यादा से ज्यादा बेदाग हो, मतलब बल्कि बेदाग हो, गैर मुतनाज़ा माजी हो, गैर मुतनाज़ा हो। तो हमने शोएब सिद्दीकी का नाम तो दिया है, लेकिन हम ओपन है और जीडीए की तरफ से एक नाम आ रहा है, वो भी हम रखेंगे क्योंकि उनका हमारा अब उनके साथ भी तय है कि हम और वो मिलकर नाम देंगे। और मतलब आप और जीडीए मिलके 2 नाम पीपल्स पार्टी को देंगे, निगरान वजीर आला सिंध 2 देंगे या 3 वजीर आला 2 नाम देंगे या 3 देंगे, और फिर पीपल्स पार्टी भी 2-3 नाम रखेगी। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में और निगरान वजीर आजम के लिए कोई नाम देंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? मेरे ख्याल में हम देंगे, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। फारूक सत्तार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, शोएब हमारे साथ थे, निसार खोड़ो साहब और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ केयरटेकर चीफ मिनिस्टर भी। फारूक सत्तार साहब ने अच्छी इंसाइट दी, लेकिन सबसे बड़ी खबर उन्होंने ये दी कि वज़ीर आज़म ने उन्हें ये कहा है कि आपकी मशावरत के बगैर पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन नहीं होंगे। तो क्या अब भी ये सवाल बाकी है कि मामला 90 दिन से आगे जा सकता है? आने वाले दिनों में इसका फैसला होगा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो चाइनीज़ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के दौरा पाकिस्तान और सी पैक के 10 साल जो हैं उन पर बात करेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का निगरान हुकूमत, निगरान वज़ीर आज़म और आने वाले दिनों पर जो सूरत हाल है, जो डिस्प्यूट हमें नज़र आता है, उस पर मौक़िफ़ ले रहे थे। ब्रेक के बाद हमने बात करनी है बेसिकली चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पाकिस्तान के दौरे की और सी पैक की 10 साल जो तकारीब है उनकी, और सी पैक के सेकंड फेज़ की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ होंगे और इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के डायरेक्टर हैं चाइना पाकिस्तान स्टडी सेंटर के डॉक्टर तलत साहब, ये हमारे साथ होंगे। लेकिन आसिफ किरमानी साहब चूँकि सियासी शख्सियत है और पहले सेगमेंट में हमने सियासत पर ज़रा बात की थी, तो इब्तदा करेंगे आसिफ किरमानी साहब से पॉलिटिकल डिस्कशन से, फिर बात करेंगे चाइना के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके दौरे के हवाले से। किरमानी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर जी, आवाज़ आ रही है। आपको मेरी आवाज़ और तस्वीर आ रही है? दोनों बिल्कुल वाज़े आ रही हैं। सर, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के मामले पे अभी तक इख्तलाफात बरकरार हैं आपके ख्याल में इत्तेहादियों में, या किसी हद तक कम हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। नहीं, देखिए, इसको इख्तलाफात का नाम मत दीजिए। ये एक मुशावरत होती है और हर जो इत्तेहादी है उसका हक बनता है कि वो अपने अपने नाम दे, और उसके बाद फिर जाहिर है वो नाम जाएंगे वजीर आजम साहब के पास और अपोजिशन लीडर के पास। अब वो नामों में से कोई सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ये इख्तलाफ की बात करना ऐसी कोई बात नहीं है कि एक मुशावरत कह सकते हैं, एक ब्रॉड कंसल्टेशन कह सकते हैं, और मैं समझता हूं कि इसके बारे में भी जल्द कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा। सही। अच्छा सर, निसार खोड़ो साहब से जब हम बात कर रहे थे तो खोड़ो साहब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि कोई सियासी शख्सियत हो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो ऐसा ओहदेदार ना हो जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रजा रब्बानी साहब हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में डार साहब हैं, जो कि बड़े स्टालवर्ड्स पॉलिटिशियंस हैं अपनी अपनी पार्टी के। वो कहते हैं किसी सियासी जमात का भले कारकुन हो, पॉलिटिशियन हो, लेकिन ज़रा न्यूट्रल ओपिनियन रखता हो। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करती है, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समझती है कि कोई टेक्नोक्रेट या कोई इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत होगी मुल्क को? देखिए, गुजारिश ये है कि अगर तो कोई सियासी बंदा, जैसे खोड़ू साहब मोहतरम ने फरमाया, मेरे लिए बड़ा काबिल एहतराम है वो, तो देखिए सियासी आदमी जो हमसे, तो फिर सियासी जमात से ही आएगा ना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर सियासी जमात किसी से भी अगर आए तो जाहिर है, आपको याद होगा कि यहाँ जब गैर सियासी लोग भी आए थे और इलेक्शनों में उन्होंने इमरान खान ने वो 35 पंक्चर और क्या नॉनसेंस किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दी थी। अदरवाइज तो अगर कल को उनको इलेक्शन लड़ाना चाहेंगे तो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे। किरमानी साहब, थोड़ा सा अपने कैमरे को ऑन ऑफ कीजिएगा और साथ साथ मुझे अपने सवाल का भी एक जवाब दीजिएगा जो बहुत अहमियत का अमल है। आज जो चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में 10 साल सी पैक की तकारीब है, तो सी पैक को और चाइना के साथ रिलेशन को PMLN और शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत अहम है। कैसे देखते हैं इसको और कैसे प्रिसाइज करेंगे इस विजिट को?
देखिए, जो सी पैक है वो तो एक, आपको याद होगा कि 2014 में अपना नवाज शरीफ साहब ने इस पर काम किया था, बल्कि 2013 से शुरू हो गया था, और उसके बाद 2014 का दौरा था चाइनीज सदर का, जिसको धरनों ने नाकाम किया और वो ना आए। फिर नवाज शरीफ साहब 2015 में खुद गए चाइना, उनको दोबारा लेके और सी पैक शुरू हुआ। लेकिन बदकिस्मती से पिछली हुकूमत के वुज़रा के एक दो वुज़रा खुसूसन, जिसमें रज़ाक दाऊद है और एक और थे, जिनका बयान था कि जी इसको इसको मुराद सईद टाइप लोग, कि जी इसको अपना कैप कर दिया जाए, इसको स्लो डाउन कर दिया जाए। तो वो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की बहुत नुकसान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो चाइनीज हैं दे फील वेरी कंफर्टेबल विद द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, और पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो एक बड़ी उनकी एक गहरी दोस्ती है। और आप देखिए हर आड़े वक्त में चाइना ने काम किया, और मैं समझता हूं कि अब टाइम आ गया है कि सी पैक को जितनी भी उसमें डिले हुई है माजी में, उसको आप कवर करें और उसको कंपनसेट करें, ताकि उससे रोजगार के मौके हों, महंगाई गुर्बत का खात्मा हो। किरमानी साहब, मैं तलत साहब के पास जाने से पहले आपसे एक 30 सेकंड्स में जवाब चाहूंगा। फारूक सत्तार साहब ने हमारी प्रोग्राम में आपसे कुछ देर कबल ये बताया कि वजीर आजम ने उन्हें यकीनदानी करवाई है कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होने या पुरानी, इसके मामले पर एमक्यूएम से मशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं होगा। और फारूक सत्तार साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन हो। तो आपको नहीं लगता कि मामला 90 दिन से आगे जा रहा है, अगर प्रिसाइज कर सके 30 to 60 सेकंड में? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि अभी तक, और इसमें मैं तमाम सियासतदानों को, सियासी पार्टियों को शामिल करता हूं, कि ये किसी कंसेंसस पे अभी तक पहुंच नहीं सके कि जी ये मर्दमशुमारी, कोई कहता है पुरानी पे होगी, कोई कहता है नई पे होगी। तो ऐसी चीजें जो हैं वो फिर थोड़े से डाउट्स पैदा करती हैं। फिर ऊपर से एक सैलाब का इशू है, अल्लाह ना करे कि इस मुल्क में सैलाब आए। इंडिया ने अपने जो बॉर्डर से जो पानी है वो पाकिस्तान की तरफ खोल दिया है। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन जो हैं वो टाइम पे होने चाहिए, और इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेकर उसमें एक जॉइंट जो है वो एक कंसेंसस डेवलप होना चाहिए। जी ठीक। आसिफ किरमानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हमारे साथ होंगे डॉक्टर तलत साहब, डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, कितना इंपॉर्टेंट देखते हैं चाइनीज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो हालिया 2 रोज़ा दौरा है उसको, और जैसे वजीर आजम ने कहा कि सी पैक फेज 2 शुरू करने जा रहे हैं, तो आप चूंकि लाजमी सी बात है चाइना के साथ मामलात को बड़ा गहरी निगाह रखते हैं, आते जाते रहते हैं, तो आपको क्या लग रहा है, अच्छी चीजें नजर आ रही हैं आपको? जी अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो डिप्टी प्रीमियर आज पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये एनडीआरसी के चेयरमैन भी रह चुके हुए हैं 2017 से 2023 तक। तो इनकी बहुत गहरी नज़र है उन तमाम प्रोजेक्ट्स पे जो सी पैक के ज़रिए इंतज़ाम हमारे मुल्क में चल रहे हैं। सही। तो दूसरा ये है कि ये इस वक्त हम और चाइना मिल के सी पैक के 10 साल मना रहे हैं। बिल्कुल। तो 10 साल की सेलिब्रेशंस के मौका पर इनका यहाँ मौजूद होना इस बात की दलील है कि वो सी पैक को बहुत अहमियत देते हैं, और ये एक सिग्निफिकेंट दौरा है उनका, और वो चाह रहे हैं कि सी पैक के जो बाकी इसका जो हिस्सा रह चुका है वो उसके ऊपर तेजी से काम शुरू हो और हम सी पैक के साथ आगे जाएं, जैसा कि 2013-14 में इसको प्लान किया गया था। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सिग्निफिकेंट विजिट है डिप्टी प्रीमियर की इस वक्त जब हम सेलिब्रेशंस में हैं, और हम सी पैक को चाह रहे हैं कि वो फर्दर भी मूव ऑन करे। और चाइना जो है उस पे, चाइना ने ये यहाँ पे इतने सीनियर ऑफिशियल ने यहाँ आके इस बात का इंदिया दिया है कि वो भी ऑन बोर्ड है हमारे साथ सी पैक प्रोजेक्ट के ऊपर। सही। तलत साहब, आप चूंकि सारे प्रोजेक्ट्स पे स्टडी भी कर रहे होते हैं, सी पैक के रिलेशंस को, पाकिस्तान चाइना रिलेशंस को, आपके ख्याल में फेज 2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक जोन्स का क़याम, हमारी तरफ से ताख़ीर हुई, कुछ बायस से ताख़ीर होगा, मैं सियासी इल्ज़ामात में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपके ख्याल में अब हमारे पास क्या हदफ होना चाहिए इकोनॉमिक जोन्स के क़याम के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, और जो ग्वादर में जारी प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें कब तक मुकम्मल करने की कोई डेडलाइन हमें सामने रखनी चाहिए, ताकि चाइनीज़ को भी एक इत्मीनान हो कि हम सीरियस हैं इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए?
देखिए, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज है आपको आपके नाज़रीन के लिए बहुत अहम है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज है ये सीपैक का दिल है। सही। बेसिकली जो यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने हैं उनमें 2-3 पर्पसेस हैं उसके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उम्मीद है कि बहुत सारी चाइनीज इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे रीलोकेट होगी। सही। और उसके पीछे वजह है, जाहिर है वो यहाँ पे लेबर चीप है और बाकी उनको हम फैसिलिटेट करेंगे। दूसरा ये है कि इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन से हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ने का इम्कान है, बिल्कुल, जो कि बहुत हमारा एक हदफ भी है, हमारी मुआशी तरक्की के लिए भी, मुआशी तरक्की के लिए हदफ है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पिन करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ वो है एम्प्लॉयमेंट। जब इंडस्ट्री आएगी, जब इंडस्ट्री रिवाइव होगी, उससे एम्प्लॉयमेंट की मौके बढ़ेंगे और हमारे लोगों को रोजगार मुहैया होगा। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से मुतल्लिक 3-4 हदफ हैं जो हमारे ज़हनों में हैं और हमारे प्लानर्स के ज़हनों में भी हैं, वो पूरे होते दिखाई देते हैं। अब क्योंकि हम सीपैक के इस फेज में हैं और मैं सेलिब्रेशन तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बात का हमें अहदा करना चाहिए और थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि हम शायद उस पेस के साथ, उस गर्मजोशी के साथ, उस विगर के साथ वो काम नहीं कर पाए जैसे जो करना चाहिए था। बिल्कुल आगे लेकिन करेंगे आगे, लेकिन हमें काम को तेज करना पड़ेगा। डॉक्टर तलत साहब, आपका तो अपनी जो तमाम डॉक्टर हैं जी, अगर 30 सेकंड में प्रिसाइज करें बात को सर। जी मैं कह रहा था कि अगर हम उनको देखें कि कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जिसकी वजह से हम वो नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था, तो शायद हम प्लानिंग करने में, फ्यूचर की प्लानिंग करने में हमें आसानी होगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर तलत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अहम बात डॉक्टर तलत ने की कि हमें अपनी खुद तसाबी करनी चाहिए कि क्यों हम ताखीर का शिकार हुए, खासकर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इकोनॉमिक जोन्स की क़याम का मामला था उसमें, और वो सीपैक का दिल है बकौल डॉक्टर तलत साहब के। तो लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ के बाजौड़ के सानहे की। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ के बाजौड़ के अफसोसनाक वाक़े में, जहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन में एक बज़ाहिर खुदकुश धमाका हुआ और इस खुदकुश धमाके में 40 सियासी कारकुन जो शहीद हुए, तकरीबन 80 के करीब ज़ख्मी हुए, जिनमें से 20 शदीद ज़ख्मी थे, बाकी कुछ को माइनर इंजरीज आई थी। लेकिन बाजौड़ के हवाले से अगर हम आदाद-ओ-शुमार देखते हैं तो बाजौड़ में गुज़िश्ता 1.5 साल में दहशतगर्दी की अहम वारदातें हुई हैं। खासकर जमीयत उलमा इस्लाम के 2 जो लीडर्स हैं मकामी, उन्हें गुज़िश्ता 1.5 साल में हम देखते हैं कि टारगेट किलिंग का भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा भी 2 और उलमा हैं जिन्हें निशाना बनाया गया। उसके बाद ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ हुआ है। बाजौड़ के इस वाक़े की अहमियत और 1.5 साल में वहाँ JUI फे के साथ पै दर पे 3 वाक़यात का होना क्या सिग्नेचर्स देता है, किन चीज़ों को साइन करता है, और उसके साथ साथ कल के दिन जो ये हमला हुआ इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है। जब चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं सीपैक की 10 साला तकरीबात के लिए, जब पाकिस्तान SIFC के तहत मिनरल समिट करने जा रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है, तो एक बार फिर हम देखते हैं कि बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर दहशतगर्दी का स्विच ऑन हो चुका है। खुशकिस्मती से और अल्लाह के फजल से अभी तक ये मामला मुल्क के दीगर शहरों में नहीं, लेकिन जिन जगहों पे पहले भी वल्नरेबिलिटी थी यानी कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, वहाँ में फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 अहम लोग जो इस सारी सूरत हाल पर नज़र रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं ताहिर खान साहब, खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक भी है और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है उसके हवाले से, अफगान उमूर के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा के मामला पर। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब दिफाई तज्ज़िया निगार हैं। ब्रिगेडियर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो ज़रा गुफ्तगू की इब्तिदा ताहिर खान साहब से करूँ। जी ठीक है ताहिर साहब, आपके ख्याल में जो मैंने आपके सामने रखा कि गुज़िश्ता 1.5 साल में हम देखते हैं JUIF बाजौड़ में एक तरह से दहशतगर्दों का निशाना है, इसकी क्या बुनियादी वजह हो सकती है और हालिया जो वाक़यात हैं उसकी लहर को आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। और ब्रिगेडियर साहब की इजाज़त से, क्योंकि सवाल आपने मुझसे किया है पहले, हालांकि हक तो उनका था, लेकिन बहरहाल नहीं, मैंने कहा जरा आप सूरत हाल पे हमें अपडेट करें ग्राउंड पे, तो फिर हम एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए उनकी तरफ जाएं। चलो ठीक है। जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है कि जो वाकयात में इजाफा हुआ है,
उसकी तो एक मुख्तसर सी तारीख तो यही है कि जब मुज़ाकरात नाकाम हो गए कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, तो उन्होंने नवंबर में जंगबंदी ख़त्म कर दी और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने और रियासती इदारों ने मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म कर दिए हैं। तो फिर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जब ऑपरेशन होंगे तो आपको फिर काउंटर भी किया जाएगा। आपका मतलब कि अगर आप किसी के पीछे जाएंगे, अब तो आपका दुश्मन आप 5 के ग्रुप्स में आ करके आपको जोब में निशाना बना सकता है, वहां पर बाजवड़ में आसान हदफ को ढूंढ करके वो ज्यादा लोगों को शहीद कर सकता है। तो आप अपने जायजा भी हमें लेना है ना। हमें क्या जायजा लेना चाहिए ताहिर खान साहब, अगर शॉर्टली और प्रिसाइजली बताएं ताकि मैं ब्रिगेडियर साहब से सवाल करूं। हमें जायजा इसलिए लेना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ गए हैं। आपके दुश्मनों के पास असलहा आ गया है, बिल्कुल ठीक है, उनकी तरबियत हो गई, उनकी तरबियत ज्यादा है, उनके पास लोग ज्यादा रिक्रूट हो रहे हैं, वो पहुंच सकते हैं हर जगह पे। वो अपने उनके हो गए सिस्टम, आप उनको काउंटर कैसे करेंगे? वो फौजी मरकज पहुंचने से पहले आप उनको मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर सकते? ठीक हो गया, उनकी मूवमेंट को क्यों नहीं देख सकते? ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जो ताहिर साहब ने आपके सामने एक सवाल रखा है? देखें, इसमें बात यह कि ताहिर साहब की बिल्कुल आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। बात यह है कि हमारी सिक्योरिटी इंटेलिजेंसी दे आर वर्किंग डे नाइट। 95% जो आपके सहूलतकार होते हैं और जो आपके ये काम ये करते हैं, जहाँ पे छुपते हैं, ये सारा पता चल जाता है और 90% तो बस्ट उधर ही कर दिया जाता है। बिल्कुल, इनको पकड़ लिया जाता है या इनको ब्लास्ट कर दिया, जो भी होता है। 1-2-3% जो है ना वो जरूर कहीं ना कहीं कामयाब होते हैं। और खास तौर पर अमेरिकन जाते हैं जितना वेपन एमुनिशन, उसके साथ फिर वो नाइट विंग डिवाइसेज, ये सब चीजें इनको दे के चले गए हैं, जिसकी वजह से ये इशू हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि अफगान तालिबान से पाकिस्तान ने यही बात की कि आपने कमिटमेंट की थी कि आपकी सरजमीन किसी खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अब बात ये कि ये अफगान तालिबान और इनकी टीटीपी की आइडियोलॉजी एक ही है। एक ही क्योंकि तालिबान पहले उनको मदद करते रहे अमेरिका के खिलाफ, अब वो खामोश बैठे हुए, जो कि वो कमिटमेंट पूरी नहीं करें। यही अभी आपके सामने जब चीफ आर्मी स्टाफ अभी जोब में इंसिडेंट हुआ था, जख्मियों मिलने गए तो उन्होंने बड़ा तशवीश का इजहार किया। खास तौर पर नासिर मुनीर ने वहां पर ये बात की, जी हमें अफगान तालिबान से बहुत तशवीश है और वो नहीं करे जो हम चाहते हैं। देन इवन ईरान जाके, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, उनसे मुज़ाकरात किए ताकि दोनों मालिक बैठ के। और ब्रिगेडियर साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक ईरान का जो दौरा था वो अफगानिस्तान के पैराए में भी बहुत अहम था, क्योंकि जिस किस्म की सूरत हाल का हमें सामना है उससे थोड़ी सी कम अफगानिस्तान से ईरान को भी उसी तरह की मुश्किलात अब दरपेश आ रही हैं। लेकिन दैट इज द ओनली रीजन के चीफ आर्मी स्टाफ ईरान गए थे कि जी ईरान भी स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान के इशू पे, हम भी है, तो उनसे मुज़ाकरात करके ताकि दोनों ममालिक अफगान तालिबान में प्रेशर डालें कि आप अपनी रेट कायम करें। सही। नंबर 2 ये है कि आप वहाँ पर एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट बनाएं, जिसमें पश्तून्स हैं, ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं, हज़ारास हैं। आपने पश्तून की हुकूमत बना दी है तो वो नॉर्दर्न अलायंस एक्सेप्ट ही नहीं करती है, बिल्कुल ठीक, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। सो दे हैव टू नो रियलाइज कि पाकिस्तान सिर्फ उन्हें एक चीज चाहता है, जी आपकी अपनी जमीन हमारे दहशतगर्दों के इस्तेमाल में ना हो। ताहिर साहब, जो बात ताहिर साहब जो बात ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने की, लेकिन एक अहम नुक्ता आपके सामने रखना चाहूंगा। हम देखते हैं माजी में टीटीपी, आपने कहा जंगबंदी खत्म हुई, उन्होंने कार्रवाइयां शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही मामला पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की या इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के सामने उठाया, तो अब हम एक नया ट्रेंड देखते हैं, तहरीक जहाद के नाम से जिम्मेदारियां कबूल की जाती हैं। अभी तक बाजौड़ वाले मामले की जिम्मेदारी बजायर आपके नॉलेज के तहत कहीं नजर आती है, और ये जो तहरीक जहाद वाला मामला है, इसे आप टीटीपी का फेस नहीं देखते? आपने जो आखिर में कह दिया तो मेरे ख्याल में ज्यादा लोग उसी से इत्तेफाक करेंगे कि तहरीक जिहाद पाकिस्तान का नाम तो आता है, लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी सर्कल्स है वो बिल्कुल इसको तस्लीम नहीं करती कि ये नया ग्रुप है। वो कहते हैं कि ये टीटीपी ही है, लेकिन चूंकि मुमकिन है कि टीटीपी अपने ऊपर मजीद प्रेशर का मसला है अफगान तालिबान पे, तो शायद एक नया ग्रुप उन्होंने, तो ये एक सोच यहाँ पे है कि ये इसी तरह का मामला है। लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन क्या है ताहिर साहब? मेरी इन्फॉर्मेशन जब आप मेरे साथ बैठेंगे तो बताऊंगा ना। चले, ठीक हो गया, मैं समझ गया। अच्छा,
तो दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान एक मुश्किल, बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब की बात से 100% मैं इत्तेफाक करता हूं कि अफगान तालिबान आने के बाद हमारी जो तवक्को थी, मैं भी काबुल से आया हूं कल, मैंने 8 दिन वहां गुजारे हैं। मुझे थोड़ा अफसोस ये होता है कि जब आप उनसे मिलते हैं वहां पे अभी ये महसूस नहीं हो रहा कि जो यहाँ पे हम महसूस करते हैं कि हमारे लोग शहीद होते हैं, हमारे फौजी, हमारे, आप मुझे इस शिद्दत का एहसास हम कैसे दिला सकते हैं? आसिफ दुरानी साहब को हमने वहां भेजा जो एनवॉय हैं, आर्मी चीफ ने वाज़ेह स्टेटमेंट दे दिया। अब मजीद इस शिद्दत का एहसास, आखिरी ऑप्शन फिर वही है जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि हम अपने दुश्मनों का पीछा करते हुए कहीं तक भी जा सकते हैं। मेरे ख्याल में पीछा करने वाला तो शायद वो ऑप्शन मेरी नजर में सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फिर आप अपने लिए एक दूसरा दुश्मन खड़ा करेंगे और एतमाद, क्योंकि दुनिया से हम खुद कहते हैं ना कि आप अफगान तालिबान के साथ एंगेज, लेकिन शिद्दत का एहसास कैसे दिलाएं ताहिर साहब? 30 सेकंड में अगर प्रिसाइज करें। डायलॉग, मुज़ाकरात, सही, उनको कन्विंस करना, हाँ कि वो नहीं मानते। डायलॉग विद इमारत इस्लामी अफगानिस्तान और टीटीपी, नहीं, इमारत इस्लामी की बात करते हैं उनसे, भाई हाँ यहाँ मुश्किल है, हम बड़े मुश्किल से हैं। हारिस साहब, आप एग्री करते हैं ताहिर साहब की बात से? 30 सेकंड में प्रिसाइज कीजिएगा कि इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के साथ मजीद डायलॉग बढ़ाया जाए। अब अगर आसिफ दुरानी से मामला नहीं चल रहा तो बिलावल भुट्टो जरदारी और ख्वाजा आसिफ चले जाएं। नहीं जी, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को जाना चाहिए और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है पाकिस्तान का। डिफेंस मिनिस्टर दोनों जाके दो टोक अल्फाज में बात करें। बिल्कुल कि आप हमारे पश्तून भाई हैं, आपके दोनों तरफ बॉर्डर के पश्तून हैं, आपके 3 से 4 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज को हम मेहमानदारी कर रहे हैं, आप तो फिर हम आपको हर जगह सपोर्ट करते हैं। नाउ इज द टाइम कि आप हमारे लिए कुछ करें, सिर्फ ये कि अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने। ठीक है, आपका ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ताहिर खान साहब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे अहम चीज़ जो ये है कि बाजौर के वाक़े के बाद अमेरिका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत, मिस्र, ईरान, इस्लामी ताउन तंजीम और खलीज ताउन कौंसिल ने भी बाजौर वाक़े की न सिर्फ मजम्मत की है बल्कि अफ़गानिस्तान को भी ये कोशिश की है बताने की कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का जो स्टांस है वो अहमियत का हामिल है। और ये सबसे अहम बात, यूएन सिक्योरिटी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को वैलिडेट किया गया है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है और मज़ीद वहाँ दहशतगर्द ग्रुप्स बनने का ख़दशा मौजूद है। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।